राजधानी जयपुर में आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई बड़े बदलावों का संकेत दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए फार्मर आईडी को मुख्य आधार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में किसानों की डिजिटल आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस आईडी में किसान और उनकी खेती से जुड़ी सभी जानकारी शामिल होंगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले समय में खाद का वितरण भी फार्मर आईडी के जरिए ही किया जाएगा। राजस्थान में अभी 10 लाख किसानों की आईडी बनना बाकी है, जिसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को बाजार की मार से बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में आलू और प्याज के दाम कम हुए, ऐसे में यदि किसान किसी सरकारी एजेंसी के जरिए अपनी फसल दूसरी उस जगह बेचना चाहते हैं तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का पैसा केंद्र की सरकार दे। शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए राज्यों से उनकी जरूरतें मांगी और आश्वासन दिया कि जिस भी क्षेत्र के वैज्ञानिकों की जरूरत होगी केंद्र उन्हें राज्यों में भेजेगा, राजस्थान में भेजेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का किसानों पर पूरी तरह से फोकस है। धरती पुत्रों के लिए ज्यादातर फैसले हमारी सरकार ले रही है। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र और राजस्थान की सरकार मिलकर के किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा, हमारा राजस्थान फसल बीमा में नंबर 1 है। आने वाले समय में राजस्थान पूरे कृषि क्षेत्र में 1 नंबर पर बनेगा। इधर 2 दिन पहले ही सीएम ने प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के उत्थान के लिए एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने मंडियों में विकास कार्यों और किसानों की सुविधा के लिए 87 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा मंजूर कर दिए। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा मंडियों में सड़कों और बिजली के बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए और किसानों के आधुनिक विश्राम स्थलों के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। इधर हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि राजस्थान में किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा। बेमौसम बारिश और ओलों से किसानों को नुकसान हुआ। राज्य सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया, जो कि जल्द से जल्द मिलना चाहिए। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अन्न जीवन का आधार है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए, भोजन तो चाहिए, और भोजन आता है खेती से, कृषि से, और किसान इसके लिए पसीना बहाता है। अन्नदाता किसान केवल अन्नदाता नहीं है, जीवन दाता भी है, और जीवन दाता भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं है। पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं होते थे। मैं जब पहले साल कृषि मंत्री बना तो एक रबी खरीफ की कॉन्फ्रेंस होती थी और कृषि मंत्री को कहते थे आ जाओ थोड़ी देर, एक भाषण देके चले जाओ। जब मैं पहली बार गया तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। खेती पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। तो हमने पहले कहा कि एक दिन की ये रबी खरीफ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, 2 दिन की होगी। एक दिन अफसर बैठ के मंथन करेंगे और दूसरे दिन फिर सभी राज्यों के मंत्री बैठेंगे। इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की और फिर हमें लगा कि पूरा देश इतना बड़ा है, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अलग अलग जलवायु, अलग अलग माटी, अलग अलग मौसम, अलग अलग फसलें, ये 1-2 दिन पर्याप्त नहीं है। इसलिए फिर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया कि अब हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसी 5 रीजनल कॉन्फ्रेंस पूरे देश में होगी और उसका शुभारंभ अगर कहीं से हो रहा है तो राजस्थान। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हम फसल बीमा पर भी जिस तरह से मुझे भरोसा है कि फसल बीमा में भी देश में प्रथम स्थान है और लगातार हमारी फसल बीमा के लिए भी हम काम कर रहे हैं। पीएम कुसुम योजना, उसमें भी काम कर रहे हैं। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता भी बन रहा है और हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। डबल इंजन सरकार किसानों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित है। मुझे बताते हुए गर्व है कि हमारा राज्य बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, ईसबगोल और जीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
मूंगफली, मूंग, मेथी, लहसुन और सौंफ में हम दूसरे स्थान पर हैं। सोयाबीन, चना, धनिया, अजवाइन उत्पादन में हम तृतीय स्थान पर हैं। और मैं चाहता हूं कि जहां हमारी ये उत्पादन होता है वहां हमारी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगे। चलिए, 3 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया। ओपी यादव है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भीमराज जाखड़ साहब हैं, कांग्रेस के नेता, और ईश भारद्वाज जी हैं, किसान नेता। आप तीनों मेहमानों का इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट शो में स्वागत है। सर यादव साहब आपका स्वागत, जाखड़ सर, ईश भारद्वाज जी, आप तीनों मेहमानों का ग्रांड वेलकम। ओपी यादव सर आज देश के कृषि मंत्री, राजस्थान में आते हैं, जयपुर में आते हैं, और केंद्र और राज्य की साझेदारी से कृषि की एक नई शुरुआत की इबारत राजस्थान से आज लिखी गई है। राजस्थान में, यहाँ राजस्थान की पवित्र धरती से, पिंक सिटी से, गोविंद देव जी की धरती से कृषि सुधार की एक नई पहल यहां पर देखी जाती है। शिवराज सिंह चौहान साहब ये कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, धरती पुत्रों पर हमारा पूरा फोकस है, डबल फोकस है। सीएम साहब भी आज अपने संबोधन में यही बात कहते हैं कि धरती पुत्रों पर हमारा पूरा ध्यान है। पूरे देश में, राजस्थान में, देश के किसानों के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं एग्जीक्यूट की जा रही हैं जो पहले कभी नहीं रही, और मिलकर के दोनों सरकारें अन्नदाता की भलाई के लिए काम कर रही हैं। ओपी यादव साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, आपको व आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आपने बहुत ही अच्छा आज ये विषय लिया है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि हमारी जो सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से चुन करके आई है जी, उन्होंने डे 1 से ही अपनी मंशा प्रकट कर दी थी कि हम किसान के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेंगे। उसकी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी समस्याएं, उनका हम समाधान करेंगे। उन्होंने सबसे पहले देश का कृषि बजट को बढ़ाने का काम किया। बिल्कुल। तो हमारी शुरुआत वहीं से हो जाती है। ये हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन ये 12 वर्ष पूर्व ही ये तैयारियां हो गई थी। उसी के क्रम में आज हम राजस्थान वासियों को, और मुझे, हम भाग्यशाली समझते हैं कि राजस्थान से आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री जी ने इस बहुत ही बढ़िया पहल की शुरुआत की है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सजग है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये निश्चित रूप से ठीक वैसा ही काम है जैसा मोदी जी ने केंद्र से जो 25 लाख करोड़ रुपए का, वो 25 हजार करोड़ रुपए का जो कृषि बजट था पूर्ववर्ती सरकार का, उसको सीधा बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर किया। तो ये जाहिर करता है कि किसान के प्रति हम कितने संवेदनशील है, क्योंकि किसान को हमेशा गरीब ही माना गया, उसकी कोई समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया गया। जिस प्रकार से उसको खाद और बीज की उपलब्धता चाहिए थी, जिस प्रकार से उसको बिजली की पर्याप्त मात्रा चाहिए थी, जिस प्रकार से खाद और जो आधुनिक सुविधाएं चाहिए थी, बिल्कुल, उन पे अभी सही रूप से मायने से देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में काफी प्रगति हुई है। और उसी के क्रम में जिस तरह से आज हमारे जनधन खाते खोले गए थे, जिसका कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था कि साहब खाता कौन खोलेगा, गरीब कहां बैंक में जाएगा, आज 60 करोड़ जनधन खाते खुले। ठीक वैसी ही शुरुआत आज किसान के जीवन के लिए जो शुरू हुई है, आईडी कार्ड, फार्मर आईडी कार्ड, मतलब आपकी पहचान कि आपके पास 1 बीघा जमीन है या 100 बीघा जमीन है, आपको किस चीज की आवश्यकता कितनी है, उसकी मात्रा आगे आने वाले भविष्य में तकनीकी रूप से हम उसको समृद्ध करके और एक एक चीज का बाकायदा डिजिटल डाटा हमारे पास उपलब्ध हो कि मेरे पास 3 बीघा जमीन है, मुझे खाद के 3 बैग की आवश्यकता है, मैं क्यों 10 बैग लेकर के जा रहा हूं, या सरकार से गलती से उसको 10 बैग क्यों इश्यू हुए जा रहे हैं। इन सारी चीजों में रोक लगाने के लिए जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान किया है फार्मर आईडी, जो मैं कह रहा हूं ये मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से किसान को इसमें सम्मान मिलेगा। और उसके बाद में जितनी भी योजनाएं देखिए अब शुरू हुई है, किसान सम्मान निधि है, और हमारे फसल बीमा के अंदर जो सुधार किया गया उसमें मिलने वाला लाभ है, और किसान को ड्रिप सिंचाई के लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप के हिसाब से उसको, ये सारी जो तकनीकी है ये सब किसान वर्ग के लिए ही की जा रही है, और किसान को केंद्र बिंदु मान करके, क्योंकि आज हमारे शिवराज सिंह जी ने कहा
कि किसान के बिना हमें अन्न या हमें रोटी उपलब्ध नहीं होगी। जब किसान होगा तो ही हम होंगे। इसलिए किसान को एक भगवान का दर्जा दिया है। निश्चित रूप से संवेदनशील है। हमारी दोनों सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, डबल इंजन की बहुत सारे स्टेट में सरकारें हैं। अभी राजस्थान से शुरू हुई है, इसमें 5 प्रदेश शामिल हुए थे। 5 प्रदेशों के कृषि मंत्री महोदय यहाँ शामिल हुए थे। उन सभी लोगों ने यहाँ से एक योजनागत तरीके से अपने अपने प्रदेश के अंदर इस कार्य को तीव्र गति से चलाने का जो एक यहाँ से आह्वान लेकर के गए, निश्चित रूप से उससे किसान को लाभ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ओपी यादव साहब, बिल्कुल जाखड़ साहब के पास चलें उससे पहले ईश भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं, किसान नेता ईश जी। जाखड़ साहब ये कहते हैं, ईश जी, ओपी यादव साहब ये कहते हैं संवेदनशील सरकार है, केंद्र की सरकार भी संवेदनशील है, राजस्थान की सरकार भी संवेदनशील है। और आज सौभाग्य का दिन है राजस्थान का कि राजस्थान की धरती से कृषि के क्षेत्र में नई पहल, सुधारों की एक नई पहल राजस्थान से हो रही है। ये सौभाग्य है पूरे राजस्थान का, हम सब का, देश के अन्नदाता का, राजस्थान के अन्नदाता का। किस तरीके से स्वागत करेंगे ईश भारद्वाज आप इस पहल का, केंद्र सरकार की इस पहल का जो राजस्थान से आज शुरुआत हुई, उसकी दूरगामी नतीजे इसके बहुत अच्छे निकल करके आएंगे ऐसी उम्मीद करते हैं। जिस तरीके से यादव साहब कहते हैं मील का पत्थर साबित होंगे ये सुधार, किस नजरिए से देखते हैं ईश भारद्वाज जी? जी, सर्वप्रथम धन्यवाद दिनेश जी, आपने आमंत्रित किया। देखिए दिनेश जी, अभी जो मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा कुछ घोषणाएं भी हुई हैं, और देखिए मैं कहता हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच समन्वय और सहयोग के बिना कृषि में ईश भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं? मैं कृषि मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो चीजें अभी क्रियान्वयन वो कर रहे हैं, अलग अलग, अगर हमको यहाँ पे जरूरत, जिस चीज की हमको जरूरत है हमारे स्टेट को, वो चीजें हमारे स्टेट को दी जा रही है। जिस चीज की जरूरत अदर स्टेट को है, क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग है, वो वहां सुविधाएं दी जा रही है। दूसरा मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी ये कहा है, अभी जैसे आलू और प्याज के मामले में जो चल रहा है, अभी कीमत कम मिल रही है, तो उन्होंने यहाँ तक जो सुविधाएं किसान को दी है ना कि साहब अगर आप फसल राजस्थान में आप नहीं बेचना चाहते, आपकी फसल यहाँ पे अच्छी कीमत में नहीं बिक रही और आप अदर स्टेट में जाके फसल बेचना चाहते हो, तो हम आपको परिवहन की सुविधा में, ये अच्छा है, ये किसानों के हित में अच्छा, ये काफी अच्छा है ईश भारद्वाज जी। ओपी यादव जी, ये अच्छा लगा, ये प्रयास अच्छा है जी। ईश भारद्वाज, बिल्कुल बिल्कुल। और कृषि नीति में देखिए किसान केंद्र बिंदु होता है हमारा, और देश में अन्नदाता है, और देश, हम जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश की जो राह निकलती है ना वो गांव की पगडंडियों से निकलती है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा आप, क्योंकि हमारे देश की बहुत मैक्सिमम आबादी जो है वो कृषि पे आधारित है, और कृषि से ही शहरों का भी विकास संभव है, देश का संभव है। तो हमारे अन्नदाता को ध्यान में रख के केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएंगी वो हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने भी 87 करोड़ का एक प्रावधान किसानों के लिए दिया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है साहब। बिल्कुल ठीक है ईश जी, बिल्कुल ठीक है ईश जी, ठीक है। भीमराज जी जाखड़ साहब, ओपी यादव जी कह रहे हैं मिलकर काम कर रहे हैं, केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार मिलकर धरती पुत्रों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं ला रही हैं जो पहले कभी ना देखी होंगी। लगातार ये सब कुछ चलता रहेगा क्योंकि अन्नदाता हमारे लिए सब कुछ है। ओपी यादव साहब कहते हैं, इनकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं, और शिवराज सिंह जी ने कहा अन्नदाता का आशीर्वाद हम लेना चाहते हैं और हम इसी भावना के साथ काम कर रहे हैं कि देश का अन्नदाता खुशहाल हो। भीमराज जाखड़ साहब स्वागत करेंगे आज ही की जो नई इबारत यहां पर लिखी गई है, जयपुर इसका साक्षी बना है सर कृषि सुधारों के लिए, किन शब्दों में स्वागत करेंगे सर? भीमराज जी जाखड़ साहब म्यूट हो गया था सर, अनम्यूट कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कृषि मंत्री जी आए तो मैं तो इतना पूछना चाहता था, कृषि मंत्री जी आए और यदि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करते तो और अच्छा होता। बट जो पीछे का किसानों का 2021 का 2023 का जो फसल बीमा बकाया उसके लिए बोल के गए क्या? क्योंकि ये तो केंद्र का विषय है और उनको बोलना चाहिए। जो किसानों को इमीडिएट जरूरत थी वो विषय तो इन्होंने छोड़ दिया, और वो उससे किसानों की जो भरपाई होती, जो पीछे नुकसान हुआ था वो उनको मिल पाता। कृषि मंत्री जी एक सब्जेक्ट और भूल गए कि जो महंगा लोन किसानों को मिल रहा है आज के दिन,
जो एनबीएफसी कंपनी और बैंकिंग सेक्टर के द्वारा केसीसी के माध्यम से और अदर माध्यम से, और केसीसी में मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था, जो 3 और 7% का रेशो था उसको बढ़ा के 14% तक ले गए, जो किसानों के लिए बड़ा दुखदायी हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो सब्जेक्ट केंद्र का नहीं था? दूसरी बात, केंद्र का सब्जेक्ट एक और था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के दिन जो इजराइल और ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण आपको पता है चावल, अंगूर, प्याज और ये एयरपोर्ट पे, सॉरी, बंदरगाह पे अटके हुए हैं, जिसमें चावल तो सर 4.5 लाख टन पोर्ट के ऊपर पड़ा है, और जिसमें राजस्थान का भी हिस्सा है और हरियाणा का सबसे ज्यादा हिस्सा है उसके अंदर। क्या उसके सब्जेक्ट पे बोलेंगे? वो किसानों का गया हुआ है, सरकार का भी है, सरकार को भी उसमें फायदा होता है और किसानों की भी होता है। और जो एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिसके अंदर न तो मंत्री जी बोले, न भाजपा के प्रवक्ता बोले, मैं कह रहा हूं ये आईएमटी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और किसान को रहे कि आप आईएमटी प्रोजेक्ट लाके हमारी क्यों जमीनें छीनने पे आप तो ले लो, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। तीसरा मैं कहना चाहता हूं कि जो खरीफ की फसलों के समय जो बारिश हुई थी, जिसमें बाग के बाग बह गए थे, जिसमें जो प्रभारी मंत्री दौरा करके आए थे, 2 महीने हेलीकॉप्टर से भजनलाल जी भी घूमे थे, उनमें सर जी 5% किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो कौन सा किसानों का भला करना है? जो करना चाहिए था, जो पेंडेंसी है सर, वो तो आप लोग निपटाते हैं। और अभी 22/3/2026 को सर जी सरकार कहती है एक सर्वे के द्वारा कि 1 लाख हेक्टेयर में जो चना और गेहूं की कटी हुई फसलें बर्बाद हुई हैं, कटी हुई जो पक के अपने काट लेते हैं वो फसलें बर्बाद हुई हैं, और सरकार ने कहा हम कोई इसके अंदर मुआवजा। ओपी यादव साहब, भीमराज जी जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं सर, उससे लगता है, हाँ भीमराज जी वेलकम नहीं करेंगे, भीमराज जी स्वागत नहीं करेंगे, मेरा शब्द भीमराज जी स्वागत नहीं करेंगे, लेकिन भीमराज जी ने जिन कमियों की तरफ, क्या है, हाँ भीमराज जी तो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन अब क्या है कि पार्टी के इनको शायद पढ़ा करके भेजते होंगे कि आपको विरोध में बोलना है, नकारात्मक बातें बोलनी जी। आज इनको धन्यवाद देना चाहिए कि देश स्तर पे ये कार्यक्रम हुआ है। आज ये राजस्थान के विषय को लेकर के बैठे हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर के बैठे हैं। अब जिन विषय को लेकर के आज बैठक थी, उसी विषय पे तो चर्चा करेंगे ना। अब कभी अगर इनकी इच्छा है कि सब चावल अटका हुआ है, कि अंगूर अटके हुए हैं, या कोई फल फ्रूट अटका हुआ है, उसके लिए ये तय कर लें, हम उसका जवाब दे देंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि आप 50 वो जो शिकायतें ले आओगे और उसको 1 घंटे के अंदर निपटाने की कोशिश करेंगे कृषि मंत्री जी। आप विषयवार लीजिए। आज का विषय जो है वो ये है कि किसान को आगे आने वाले समय में पारदर्शी तरीके से उसको सरकारी सुविधाओं का अधिक से अधिकतम लाभ कैसे मिल सके और उस तक कैसे पहुंच सके। जैसे आज मैं आपको उदाहरण दिया था कि जनधन खाते खुलने से हमारे जो खाता धारक है उनको 100 रुपए के 100 रुपए उनके अकाउंट में पहुंचते हैं, कोई कटौती नहीं होती। आज जैसे आईडी की बात हो रही है, तो आईडी में हमें ये पता लगेगा, जैसे मैंने मेरी आईडी बनवाई है, मेरी बन गई आईडी। जैसे मेरे 4 बीघा जमीन है, मुझे 4 बीघा जमीन में 1 बैग यूरिया और 1 बैग डीएपी की जरूरत है, और मैं मेरा आधार कार्ड दिखा करके ले जा रहा हूँ 10 बैग। बेचने वाले को ये नहीं पता कि मेरे पास जमीन कितनी है। उसका आइडेंटिफिकेशन होगा तो खाद बीज का वितरण समान रूप से होगा, जरूरतमंद तक पहुंचेगा। ये सारे जो नेटवर्क है, इसको डिजिटलाइज करके आज का बैठक का उद्देश्य केवल यही था कि हमारे किसान को डिजिटलाइज किया जाए, उसके साथ उसकी योजनाओं के साथ में जोड़ा जाए, और जो योजनाएं देश से निकल करके, दिल्ली से निकल करके प्रदेशों में पहुंचती हैं, उसका 100% लाभ हमारे किसान को मिला है। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं के आएंगे भीमराज जी, आ रहे हैं आपके पास। गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ, तो 100 पैसा भेजता हूँ और 15 पैसा जमीन तक, स्टेट तक पहुंचता है। तो इन्हीं के कहा हुआ शब्द यदि ये पकड़ करके उसी का जवाब दे देंगे, आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी ने, वो प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बात क्यों बोली थी, उसी का जवाब दे दे जाकर साहब। वो मजबूर थे तभी तो बोली थी। आज हम सुविधाओं से यदि किसान को लैस कर रहे हैं, आधुनिक सुविधाएं उसको दे रहे हैं, उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जहां उसको लाभ मिले वहां बेचे, तो कहां दिक्कत आ रही है? हमें चर्चा इस बात पे करनी चाहिए। अब जाकर जी तो विषय दूसरा है और
जिक्र दूसरा ले आते हैं। ठीक है ओपी यादव साहब। जाखड़ साहब एक सवाल है सर मेरे मन में, सर, विज्ञान मैं में। सर जाखड़ साहब, हाँ बिल्कुल एक सेकंड, कीजिएगा कीजिएगा बिल्कुल। सर आपका क्या नेटवर्क में प्रॉब्लम है? पहले वो भारद्वाज साहब थे, उनका भी कट गया था, किसान नेता का, मेरा भी होगा कोई। नहीं आप सुनो, आप मैं बोलते हो इसलिए नहीं सॉरी, अरे भाई साहब इसी पे आप सुन रहे हो, इसी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा क्या है? और मेरा नहीं कट रहा, एक बार नहीं कटा क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूँ। नहीं आप सत्ता में है सर, इसलिए आप सत्ता में है। यादव साहब कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूं। यादव साहब, जाखड़ साहब, ओपी यादव जी कहते हैं मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, इसलिए मेरा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। जाखड़ साहब कहते हैं आप सत्ता में हैं इसलिए आपका डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मीडिया आजकल मैनेज है। तो दूसरी बात नहीं, मैं कहना चाहता हूं, जाखड़ साहब सुनिए ना, जाखड़ साहब आप ही के सवाल का जवाब देता हूं। भीमराज जी सुनिएगा, पहले मेरी सुनिएगा। आपने अभी एक पंक्ति बोली कि मीडिया, जाखड़ साहब पहले मेरा सुनिएगा। नहीं जाखड़ साहब, आज आपको 1 सेकंड के लिए मेरा सुनना पड़ेगा। आपने कहा मीडिया आजकल मैनेज है। जाखड़ साहब, मीडिया मैनेज होती होगी, लेकिन जिस चैनल के साथ इस वक्त आपका जुड़ाव है वो राजस्थान के लाखों दर्शकों का भरोसा है इंडिया न्यूज। ना हम भारतीय जनता पार्टी से मैनेज होते, ना हम कांग्रेस से मैनेज होते, ना हम ईश भारद्वाज जी से मैनेज होते। हम निष्पक्ष हैं, यही हमारी पत्रकारिता का मूल मंत्र है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हम मैनेज होने वाले मीडिया हाउस से सुनिए सो प्लीज, बहुत अच्छी, या तो आप इन शब्दों को वापस लीजिएगा, आप अपने शब्दों बात को वापस लीजिएगा। सुनिए ऐसा एलिगेशन नहीं सर। हमने कहा ना हम ओपी यादव साहब से मैनेज होंगे, ना हम भीमराज जाखड़ साहब से मैनेज होंगे। कोई ताकत नहीं जो इंडिया न्यूज राजस्थान को मैनेज कर सके, कोई ताकत नहीं। चलो कोई बात, सुनो अब मैं आगे बढ़ाता हूँ बात। तो फिर इन शब्दों को वापस ले लीजिए ना सर, बड़ा दिल रखते हुए। दिनेश जी, मैं तो आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं। और मैं तो चाहता हूं कि इंडिया न्यूज बहुत अच्छा काम करें और हर जो दलित, शोषित, पीड़ित जो आवाज है जनधन की उठाते रहे। ठीक है सर। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसान जनधन खातों का जिक्र किया। अभी 4 दिन पहले की न्यूज है सर कि 3 सालों के अंदर 19,000 करोड़ रुपए जनधन खातों से काटे गए सर, मिनिमम बैलेंस के नाम पर। तो वो किसने काटे थे सर? तो आप कह रहे हो जनधन, गलत नैरेटिव मत चलाओ यार। 1 मिनट सर, एक सेकंड नहीं, आप उस बैंक का नाम यही बताओ, आप इस चैनल पे खुला चैलेंज करते हैं। ओपी यादव साहब खुला चैलेंज करते हैं आपको। जाखड़ साहब, ओपी यादव साहब खुला चैलेंज कर रहे हैं। यदि आप चैलेंज कर रहे हो ना, तो मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ और मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। मैं यदि सुनिए 1 मिनट, अरे रुकिए तो रुकिए सर, पवन को बीच में मैं इतना कह रहा हूँ, मुझे ओनली फॉर 5 मिनट दे दीजिए। मैं दिनेश जी को व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो आपको जरूर नहीं, ओपी यादव जी को कीजिएगा। ओपी यादव जी मंच पर, ओपी यादव जी कहते हैं इसे मंच पर डिस्क्लोज कीजिएगा। ओपी यादव साहब कहते हैं इसे मंच पर डिस्क्लोज कीजिएगा। ये व्हाट्सएप हम नहीं खेलते, ये कहते हैं आप ओपन में बताइएगा। मैं पेपर का कह रहा हूँ और कहो तो मैं अभी कोट कर दूं। सर वो जीरो बैलेंस अकाउंट है उनकी, आपने सर जी, अरे यादव साहब पढ़ के आइए। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तो सुनिए यादव साहब, मैं चैलेंज के साथ बैंक को भी गलत ठहरा रहे हो यहाँ चैनल पे बैठ करके। मैं बैंक को गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं सुनिए, मैं अखबार, मैं समाचार पत्र की न्यूज की बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोट नहीं कर रहा हूँ। समाचार पत्र की न्यूज नहीं, समाचार पत्र तो बहुत सारे समाचार पत्र छपते हैं। दैनिक भास्कर और पत्रिका दो के किसी और की जो बाद में जाकर के रिग्रेट भी करते हैं कि नहीं। और हम इसका समर्थन नहीं करते। जाखड़ साहब, भीमराज जी जाखड़ साहब, ये कौन सा समाचार पत्र है? कौन सा समाचार पत्र है? कहीं ये वो समाचार पत्र तो नहीं जिसको आपने मैनेज किया हो, कांग्रेस ने मैनेज किया हो, वो समाचार पत्र हो? 2 मिनट रुको, मैं आपको बता रहा हूं सर, प्लीज होल्ड ऑन। खेती पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। प्लीज होल्ड ऑन। आप दूसरों को लीजिए, मैं आपको देता हूं। रबी खरीफ कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, 2 दिन की होगी। एक दिन अफसर बैठ के मंथन करेंगे और दूसरे दिन फिर सभी राज्यों के मंत्री बैठेंगे। इसका स्वरूप बदलने की कोशिश और फिर हमें लगा कि पूरा देश इतना बड़ा है, अलग-अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन। जाखड़ साहब सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं एक मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। कोई भी डेटा आपको देना है तो चर्चा कंटिन्यू रहनी चाहिए साहब। नहीं, फिर जाखड़ साहब एलिगेशन लगाएंगे कि समय नहीं दिया, बोलने का समय नहीं दिया, फैक्ट्स देखने का समय नहीं दिया। ईश भारद्वाज जी विपक्ष में है, जाखड़ साहब की शिकायत रहती है बोलने का समय कम दिया जाता है। साहब एलिगेशन जो लगा रहे हैं ना, उन एलिगेशन को जाखड़ साहब पेश कर दे आपके चैनल के माध्यम से, अच्छी बात है। अगर कुछ चीजें गलत हैं तो फिर वो गलत हैं, बाकी जो सही चीजें हैं उनकी भी चर्चा की जाए तो अच्छी बात है।
क्योंकि जैसे इन्होंने फार्मर आईडी जो अभी जारी की है, तो उससे खाद भी सब्सिडी टारगेट वितरण होगा था और भ्रष्टाचार में कमी आएगी और किसान को फायदा मिलेगा, उसकी भी अपन बात कर लें। बिल्कुल, और किसान तो का फिर- फायदा होना चाहिए। सर, सियासत सर, अपनी सर, जगह सर, है, दिनेश देश जी, के अन्नदाता का फायदा दिनेश जी, होना चाहिए। दिनेश जी, हाँ। ये शेकआउट बात स्टेबल रहिए भीमराज जी जाखड़ साहब, प्लीज स्टेबल रहिए, आप स्टेबल रहिए, आपको कैमरा सुनो, मूवमेंट मेल- के सामने स्टेबल रहिएगा प्लीज। आपको दिखाई दे रहा है क्या ये? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ये शेकआउटी भास्कर है सर। और 30 मार्च, सुनिए मैं, इधर 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 का दिखाओ, पूरा दिखाओ एक बार। ओपी यादव साहब कह रहे हैं थोड़ा पूरा दिखाइएगा, थोड़ा नाम पर पूरा नाम पर दिखाइएगा। वसूले 19,000 करोड़ रुपए, कौन से नाम पर, ये पूरा दिखाओ एक बार। ये लो, शुरू से उनका पर्याप्त खाद्यान्न चाहिए। नहीं, इधर लाओ ना, इधर और इधर करो थोड़ा, इधर नहीं, इधर इधर अपोजिट साइड। और मिनिमम बैलेंस के नाम पर 3 साल में बैंकों ने वसूले 19,000 करोड़ रुपए। इसमें जनधन अकाउंट का नाम कहाँ है भाई साहब? तो सुनिए सर, आप पूरा भाई खबर साहब, पढ़े, जनधन सुनिए अकाउंट का नाम है क्या इसमें? सुनिए, जनधन सुनिए। अकाउंट का नाम नहीं है अरे जाखड़ सुनिए साहब, सर, ओपी यादव साहब क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। जनधन खाते का नाम कहाँ है? यही तो कह रहा हूँ कि आप पढ़ते नहीं हो खबर है। मैं कह रहा हूँ खबर पढ़ो, इसमें जनधन अकाउंट हो रहा है। मैं तभी कह रहा जनधन, हूँ। भाई हाँ, साहब, मैं- जनधन सुनिए, जनधन अकाउंट, अरे- जनधन अकाउंट का निकाल के बता देना आप। इस हाँ, डिबेट हाँ, के बाद जनधन बता देना, अकाउंट मैं कह रहा हूँ, चैलेंज तभी कर मैं कह रहा हूँ, तभी मैंने कहा है, मैंने कोई झूठी खबर नहीं की, मैंने नहीं, कहा खबर। तीन कैटेगरी का अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और करंट जनधन अकाउंट का अकाउंट। जिक्र नहीं, करंट अकाउंट व्यापारी करंट और अकाउंट किसी का में नहीं, आप उनका- मिनिमम बैलेंस का चार्ज लगेगा। करंट अकाउंट का नहीं है सर। ऐसे ये जिनमें minimum एक मिनट balance सुनिए तो रखना जरूरी सुनिए होता है। सर, इसमें संसद में रिपोर्ट पेश की गई जिसमें 19,083.74 क्या कार्ड बात करिए। करते हैं? सुनिए, ऐसे नहीं, उल्लू नहीं बना रहा, आप स्वीकार कीजिए जनधन सर। अकाउंट जीरो सुनिए, बैलेंस की शर्तों पे खुले हुए हैं। नहीं सर, नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जनधन के खाते और किसके खाते में? कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए जाखड़ साहब एक काम कीजिएगा, जाखड़ साहब एक काम कीजिएगा, इस कटिंग को, इस पेपर कटिंग को एक बार यादव साहब को भी आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यादव साहब को व्हाट्सएप कीजिएगा। हाँ, भेज दूंगा, मेल आईडी दे दो, मैं तो मेल पे मंगवाया मैंने अभी। नहीं बिल्कुल, आपकी यादव debate के अंदर। साहब, यादव साहब को व्हाट्सएप कीजिएगा। ऐसे नहीं है, बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं, स्वीकार ऐसे कीजिए गुमराह सर। नहीं ये करते। गुमराह नहीं कर रहा, ये संसद में आपकी सरकार ने ठीक है। रिपोर्ट पेश किया, उसको मैं कह रहा हूँ। और सुनो, इसके अंदर मैं ये भी कह रहा हूँ, सरकारी बैंकों ने 8,000 करोड़ है, निजी बैंकों ने 10,000 करोड़ से ज्यादा है सर। कैसी बातें कर रहे हैं? और जनधन खाते आपकी सरकार है, आप एक सेकंड, आपकी सरकार आप रिपोर्ट पेश कर दो, वही कह रहा हूं जनधन कि खाता नहीं है। कुछ अकाउंट ये काम minimum है, balance के सुनिए, condition पे नहीं खुले हुए होते हैं। सुनिए मेरी बात, ये आपकी सरकार है सर, आप इसको क्लेरिफाई कर दीजिए ना। सरकार में सत्ता में आप है और बैंकिंग तो सेंटर नहीं है। सुनिए सर, बैंकिंग सेक्टर तो आपका है ना, आप करिए सर जी। इस लूट के खेल को बंद कीजिए। और दूसरी ओर बता देता हूं, एक चीज और आपको नोट करा देता हूं कि जो बैंकिंग सेक्टर, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, मत करो, एक-एक करके सुनिए, नहीं, मत करो, आप विषय पे बात करो। मैं विषय कह रहा हूँ, ठीक है। विषय तो यही अच्छा है, इससे अच्छा विषय भी नहीं है। जाखड़ ये साहब, नहीं है, ये विषय नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है। जाखड़ और एक साहब, और दिनेश, भीमराज जी एक चीज जाखड़ और साहब, कर- भीमराज जी एक जाखड़ सेकंड- साहब अभी आपने कहा, भीमराज जी जाखड़ साहब अभी आपने कहा ओपी यादव जी को, इनके पार्टी के नाम आपने ये आरोप लगाया कि इस लूट के खेल को बंद कीजिएगा। लेकिन जाखड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो ये कहते हैं कि लूट का खेल राजस्थान में चला ना, 5 साल चला। गहलोत साहब ने लूट का खेल ही तो चलाया था, और क्या चलाया था? अभी लूट क्या का चल रहा है? खेल- अभी लूट तो का खेल परिवार चला। के सारे, एक बात उदयपुर में FIR वही भजनलाल जी रिश्तेदारों के नाम आए उसके अंदर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लूट का खेल तो सबसे बड़ा चल रहा है सर। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप उठा के देखिए, सारे गुजरातियों टेंडर दे रहे हैं और जिनका टेंडर हुआ ही नहीं उनको 43 करोड़ का पेमेंट किया जा रहा है सर। ठीक है, जवाब लेते हैं ओपी यादव साहब से, जवाब लेते हैं, फिर इश्यू की तरफ चलेंगे। ओपी यादव साहब, जाखड़ साहब ये कहते हैं टेंडर में भाई भतीजावाद हो रहा है, लूट का खेल गहलोत साहब के राज में टेंडर नहीं भाई चला। भतीजावाद नहीं, टेंडर मैं कह रहा हूँ गुजरातियों के जा रहे हैं, जिनका काम नहीं, उनको 43 करोड़ के पेमेंट किए जा रहे हैं, बाद में पीछे से वसूली हो रही है। आखिर कौन सा खेल चल रहा है? और मैं पूरी कर दूं, एक बैंकिंग सेक्टर सब्जेक्ट है कि सर जी जो CD रेशियो है उसको इन्होंने नहीं जाखड़ 60% साहब, तक ले किसी गए। भी देश का हाँ। नागरिक, किसी भी देश की फर्म कहीं भी किसी भी राज्य में टेंडर ले सकती है, नहीं ले सकती क्या? आप बताइए, दिल्ली का आदमी राजस्थान में टेंडर नहीं ले सकता, उत्तर प्रदेश का आदमी राजस्थान में टेंडर नहीं ले तो सकता। अरे राजस्थान में भी तो लोग हैं काम करने वाले, पूरे हाँ। हिंदुस्तान में मारवाड़ी फैले हुए हैं, मारवाड़ी काम कर रहे हैं तो उनको दे देते हैं। अगर और हम- आपने कहा कहीं काम दे सकते हैं, तो मैं तो कहता हूँ टेलीकॉम का चाइनीज कंपनियों क्यों दिया गया था? फिर मारवाड़ी हरियाणवी व्यक्ति कंपनियां गुजरात थी, में टेंडर कैसी नहीं बात- लेता क्या? मारवाड़ी व्यक्ति गुजरात में टेंडर तो मैं लेता कह है, रहा हूं मारवाड़ी कि जहां व्यक्ति और हैदराबाद जो में कंपनियां- टेंडर लेता है, मारवाड़ी नहीं, व्यक्ति दिल्ली नहीं, में टेंडर लेता है। जो फर्म्स पहले से काम कर रही है, जो बीजेपी राज में भी किया उन्होंने, कांग्रेस राज में भी किया, उनको देते ना। आपने उनको बाईपास करके काम दिया। और जो जलदाय विभाग है जिसके अंदर जो लेबर कनेक्शन करती हैं,
जो छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं, घरों के कनेक्शन करते हैं, उनका काम सारा का सारा एक कंपनी को दे दिया और कहते हैं सारे जो छोटे ठेकेदार थे उसके नीचे काम करो। तो सर ये गुजरात को लिया था, होते हैं हाँ। उन पे पत्थर नहीं फेंका करते। पत्थर नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जल जीवन मिशन के अंदर आपके मंत्री तक जेल जा चुके हैं, इसलिए इस पे चर्चा ही मत करो आप। मैं कह रहा हूँ लीजिए, जल जीवन भीमराज जी मिशन जाखड़ में साहब, जेल ये गए, लीजिए। आपके घोटाले में एक की गिरफ्तारी तो करते सर। और जो एपिस्टिन हमारी गिरफ्तारी सुनो, अरे सुनो एपिस्टिन फाइल हिंदुस्तान में हमारे चल रही है। नेताओं की गिरफ्तारी आपकी सरकार आए जब कर लेना। नहीं एपिस्टिन फाइल जो लेकिन हिंदुस्तान चैलेंज में चल देते हैं रही है, यादव साहब, गिरफ्तारी ओपन करेगा चैलेंज सर। दे रहे हैं यादव साहब, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। सुनो एक नई फिल्म आई है नासिक आशिक, उसमें कौन लोग शामिल है, किन के साथ फोटो हैं, आप उसकी भी चर्चा करते हैं। एपिस्टिन फाइल हिंदुस्तान में चल रही है और बीजेपी के इनके नेताओं के नाम है सर, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए थी फिर आपको। और किसान आंदोलन में आपने गोलियों से तो आपने ही बूंदा था सर, हमने थोड़ी बूंदा था। किसान आंदोलन फेस्ट 2 के अंदर आप कौन सी बात कर रहे हो किसानों की सर, किस मुंह से कर रहे हो? आपका सीधा सा मनसा है, मैं आपको आज कहना चाहता हूं, आपकी मनसा है जंगल और जमीन लूटने की। और मैं आपको आज कह रहा हूं कि जो IMT प्रोजेक्ट जाखड़ साहब, अगर ये लोग और शुरू जाखड़ साहब, अगर ये लोग जल जमीन लूटते तो ना तो जनता इनको विश्वास देती, ना इनको केंद्र में बिठाती दो बार, ना आपको हटा करके, ना गहलोत साहब को राजस्थान की सियासत से डिलीट करके इनको मौका देती। मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जी ये तानाशाही का दौर है। जो बीजेपी पहले थी वो बीजेपी नहीं है। आप देश के अंदर आपने कैसा माहौल पैदा आप रह के आए बीजेपी में कुछ साल। मैं कोई हमारा तो बीजेपी में गलत हो रहा है। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं राजस्थान में। लीजिए, ईश भारद्वाज जी कह रहे हैं विपक्ष है ही भारद्वाज साहब, नहीं, आप विपक्ष को जाखड़ साहब सुनिए ना, एक किसान नेता कह रहे हैं, जाखड़ साहब सुनिएगा, किसान नेता ईश भारद्वाज जी कहते हैं राजस्थान में कांग्रेस को पैरालिसिस हो गया। कांग्रेस का कहां प्रदर्शन नहीं है सर, नहीं ये कह रहे ना, सुनिए आपके मुंह पर कह रहे हैं, ईश भारद्वाज कहते हैं कांग्रेस में राजस्थान को पैरालाइज मेरे मुंह पर नहीं, चैनल पे कह रहे हैं सर, चैनल पे कह रहे हैं। विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा राजस्थान में, हम दूसरे की कमियां निकालते हैं, मजबूती के साथ हम विपक्ष को सुनिए मेरी बताएं। बात दिनेश जी, आप ऐसे मत बोलिए, आपके मुंह पर बोल रहे हैं, चैनल पे बोल रहे हैं, मेरे मुंह पे नहीं बोल रहे हैं। मुंह पे तमाम सामने होते तब बोलते हैं। बात यह है प्रदर्शन कर रहे हैं सर, बोला जाएगा जाखड़ साहब, चैनल पे तो बोल, आप मुंह का बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। तो मैं इतना कहना चाहता हूं क्या कौन सा भला किसानों का बीजेपी आज के दिन करना चाह रही है, मुझे बताओ। गौण मंडी आपने बंद कर दी, नरेगा मजदूर थे उनको आपने बंद करके छोड़ दिया, और जो फसलें खराब हुई उनका मुआवजा नहीं मिल रहा। और सुनिए, मजदूर बंद कर दिया। ठीक है, तो जाखड़ साहब जवाब लेते हैं, ओपी यादव जी से जवाब लेते हैं, ओपी यादव जी से जवाब लेंगे। जाखड़ साहब रुकिएगा। राजस्थान के अंदर 4,35,000 क्यों उठाए आपने नरेगा मजदूर पिछले 5 साल में, उसका भी जवाब दे। ठीक है जाखड़ साहब, सारे जवाब लेंगे। जाखड़ साहब सुनिए ना, ठीक है, भीमराज जी जाखड़ साहब, ओपी यादव साहब को आज तब तक नहीं जाने देंगे जब तक भीमराज जी जाखड़ साहब के एक एक सवाल का जवाब नहीं दे देते। आप संतुष्ट रहिएगा, लेकिन उससे पहले ईश भारद्वाज जी का रुख करते हैं। ईश भारद्वाज जी, एक बड़ी बात आप ये कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर कितने प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का प्रदर्शन दिखाई नहीं देता। आपका कहने का मतलब ये हुआ विपक्ष, आपका कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान में विपक्ष मजबूत नहीं है, ऐसा आपने महसूस किया? ऐसा नहीं कहता, विपक्ष मजबूत है, लेकिन विपक्ष मजबूती की भूमिका निभाता कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर इतनी सारी कमियां बीजेपी सरकार कर रही है और इतनी सब चीजें हैं, तो इतना प्रदर्शन होना चाहिए राजस्थान के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर। बिल्कुल, पूरा मतलब देश एक हो जाना चाहिए अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो। ठीक है ईश भारद्वाज जी, ठीक है, रुकिएगा। ओपी यादव साहब, जाखड़ साहब ये कहते हैं, ये जो मैंने सवालों की झड़ी लगाई है ना, यादव साहब इन सारे सवालों का जवाब दें कि आखिर किसानों का भला कर किस मोड में रहे हैं। और ये एक बड़ा एलिगेशन और लगाते हैं कि बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं रही, बीजेपी काफी बदली है, और ये लोग जमीन लूटने वाले लोग हैं, जल लूटने वाले लोग हैं, प्रदेश को लूटने वाले लोग हैं। ये कड़ा आरोप आपके ऊपर भीमराज जाखड़ साहब लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, ओपी यादव साहब? अरे हमारे चैनल में देखो, एक किसान भाई बैठे हैं, वो निष्पक्ष हैं, न किसी दल से। वो जब ये बात कह रहे हैं कि साहब आप मुद्दे उठाते नहीं हो, हाँ, तो मुद्दे उठाए कहां से? मैंने तो विधानसभा में किसानों का मुद्दा देखा नहीं साहब, अभी तक उठाया नहीं इन्होंने कुछ भी। जनता ने इनका साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि ये बार बार झूठ बोलते हैं। झूठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, इन्होंने चढ़ा ली 2024 में कि साहब संविधान ले लेंगे, सब आरक्षण खतरे में। तो बार बार झूठ बोलते हैं, तो झूठ का साथ कौन देगा, कितनी बार देगा? ये इनकी भीड़ इकट्ठी नहीं होती, लोग इकट्ठे नहीं होते इनके आह्वान पे। पहला सवाल तो ये जी। दूसरा अपने जाखड़ साहब ये कह रहे हैं कि साहब जमीन लूट लेंगे और जमीन लूटा दी। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा फिर वही प्रश्न आ जाता है, सबसे ज्यादा देश के अंदर राज किसने किया जाखड़ साहब?
60 वर्ष तक, लगभग 60 वर्ष तक। और आपने तो शुरुआत में ही, देश आजाद हुआ उसी वक्त आपने चाइना को जमीन दे दी, आपने पाकिस्तान को जमीन दे दी, आपने तो बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है देश का। आप आज किसान की बात करने का आपके पास मुंह ही नहीं है कि जब हम ये करें। देश की टुकड़े कर दिए आपने, मतलब जो देश को चाहिए था आज वो मेहनत हमारे मोदी जी को करनी पड़ रही है। उन सारी चीजों को सल्टा करके और उसका समाधान करने में वो लगे हुए, लेकिन अब देर बहुत हो चुकी है। देश के अंदर इतना असंतुलन पैदा हो गया है कि उनको खत्म करने में बहुत लंबा समय चाहिए जी। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, 500 वर्ष का झगड़ा, हम लोग वो नहीं निपटा पाए। आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो आपने थाली में परोस करके दे दिया। उनके 90,000 सैनिक पकड़े हुए वापस लौटा दिए। हमारी सेना का जब भी अपमान किया तो आप लोगों ने किया, देश के संविधान का अपमान किया तो आपने किया। तो आपने कितनी बार 356 का उपयोग किया, यही आप गिना दीजिए। हमारी सरकार ने पिछले 10-11 वर्ष में एक बार भी उसका उपयोग नहीं किया। आपने तो देश को बेच दिया था। आप तो किसान की जमीन की बात करते हो, किसान जमीन बची कहाँ है, छोड़ी कहाँ है आपने किसान के पास जमीन? आपके वाड्रा, राहुल एंड कंपनी, इन्होंने ले ली जमीन तो सारी। देखा नहीं आपने घोटाला? आपने बीकानेर के अंदर आपके दामादों ने जमीन ले ली, हरियाणा में आपके दामादों ने जमीन ले ली। तो घोटाले तो आप लोगों ने किए थे। और रही बात दूसरी, आपके जल जीवन मिशन में मैं कह रहा हूँ आपके मंत्री जेल जा चुके, इसलिए आप उसका जवाब ही नहीं दे सकते कि सब घोटाले हो रहे हैं। घोटाले यूं कहने से थोड़ी होता है जी, कहने आप साबित करके दिखाइए, या आपकी सरकार आए जब दिखा देना। अभी आप कह रहे हो साहब तानाशाही है, अरे तानाशाही से इसका मतलब आप 60 साल तक जो देश में राज किया आपने तानाशाही से किया होगा। आपने गड़बड़ ईवीएम में गड़बड़, बैलेट बॉक्स लूट करके आपने जीत हासिल की होगी। आपने तो चुने हुए लोगों को कुर्सी से उठा करके फेंका हुआ है। इस देश के संविधान निर्माता को 2 बार आप लोगों ने हराया है जानबूझ करके। ऐसे कुकर्म किए हुए आप लोगों के, तो वो जनता अभी आपको जवाब दे रही है। इसलिए भीमराज जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आपको आपके नेता समझा करके भेजते हैं, उतना ही बोला करो, ज्यादा नहीं मैं समझा हूँ सर। और सुनो, ठीक है ओपी यादव साहब, ठीक है, सुनिए अब मैं वसूल करता हूँ। जाखड़ साहब जवाब सुन लिया होगा आपने भीमराज जी। ओपी यादव साहब कहते हैं कि कांग्रेस की कुकर्म ऐसे हैं, देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आप रुकिए, मैं ये कहते हैं देश को लूटने वाले लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। सुनिए सर, देश को लूटने वाले लोग जवाब दे रहा हूँ। पहली बात है कि यादव साहब, मैं पढ़ा लिखा लॉयर हूं और मुझे पता है, मैं प्रैक्टिस करता हूं मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। मुझे किसी नेता की नहीं, पार्टी की विचारधारा की जरूरत है। मैं किसी नेता की सुन के और नहीं बोलता हूं, जो पार्टी का है वो लाइन पे बोलता हूं। और दूसरी बात है, आप कह रहे हो राहुल वाड्रा एंड कंपनी का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा है। 10 साल से तो आप सत्ता में हो, भेज देते जेल। आपने भेजी, ईडी भी भेजी, सब कुछ भेजा, कितने नोटिस भेजे, आपको जेल भेज देना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला संविधान का, तो संविधान का तो मैं कहना चाहता हूं सर, ज्योति मिर्धा राजस्थान से, उनके ही बयान थे कि हम संविधान बदलेंगे। आपके नेताओं के बयान थे, उसी को कोट कर रहा हूं मैं, मेरी तरफ से नहीं कह रहा। और दूसरी बात, सेना को कह रहा हूं, तो सेना का अपमान तो सर अग्निवीर लेके किसने खत्म किया? आप ही दिन किया ना। देश के युवाओं को रोजगार मिलता, जो 75,000 की भर्ती होती थी हर साल, उसको 45,000 पे लेके रख दिया आपने। और 45,000 में बोले हम 25% को प्रमोट करेंगे। तो सेना का अपमान तो किसने किया? और सेना का बजट किसने घटाया? नहीं, और सेना के शौर्य पर जो सवाल उठाती है कांग्रेस, जाखड़ साहब, सेना के शौर्य पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है, उसका लिए क्या कहेंगे? हमारी भारतीय सेना के शौर्य पर, हमारे जवानों की वीरता पर कांग्रेस सवाल उठाती है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? अरे एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, पूरी होने दीजिए जी, बीच में मत बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर सुनिए। जाखड़ साहब, जब भारतीय सेना को एलिगेट किया जाएगा, जाखड़ साहब बीजेपी को एलिगेट कीजिएगा, आरएलपी को एलिगेट कीजिएगा, बीएसपी को एलिगेट कीजिएगा, लेकिन जब देश की सेना को आप एलिगेट करेंगे, भारतीय सेना के शौर्य पर आप सवाल उठाएंगे, तो बीच में बोलना पड़ता है, सवाल भी करना होगा। जाखड़ साहब, भारतीय सेना के सम्मान पर जब कोई प्रहार करेगा तो निश्चित रूप से हर पत्रकार बोलेगा, देश का हर युवा बोलेगा, देश का नौजवान बोलेगा, हर राजनेता बोलेगा। अरे दिनेश जी, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीछे हर पत्रकार बोलेगा, हर पत्रकार सवाल करेगा, जाखड़ साहब से भी सवाल करेगा, अशोक गहलोत साहब से भी करेगा, डोटासरा साहब से भी करेगा, पूरी कांग्रेस से सवाल किया जाएगा जब भारतीय सेना के सम्मान पर सवाल या निशान लगाए जाएंगे।
अरे दिनेश जी ऐसे डिबेट तो आप मेरा बोलने तो दीजिए, आप बोल रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बोल रहे हो ना तो अरे आप झूठ झूठ आप बोल बोल रहे हो, रहे और आपको और आपकी पार्टी जो, मैं ये कह रहा था अग्निवीर लाके सेना का अपमान किसने किया, भर्ती कम किसने किया, आपने की। मैंने यही सवाल किया है, दूसरा नहीं। और आगे सवाल मैं ये करता हूँ कि ट्रंप के कहने से जो सिंदूर ऑपरेशन था आपने क्यों रोका? तो अमेरिका का राष्ट्रपति तो उसी टाइम का था जब बांग्लादेश की लड़ाई थी, बोले मैं 7 बेड़े भेज रहा हूँ, उसी टाइम का था। और रही बात कि आप पाकि देश के टुकड़े, तो देश के टुकड़े टाइम सर आप तो मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, लड़ाई तो कांग्रेस लड़ रही है, आप कहां थे? आप अंग्रेजों के मुखबिर थे, तो इसके बारे में आप नहीं बोले तो ही अच्छा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि घोटालों की बातचीत कर रहे हो, तो एक महेश शाह नाम का आदमी था, नोटबंदी में 13,000 करोड़ घोटाले का आरोप था, वो आजकल कहां है? और तीसरी बात, किसान आंदोलन में मैंने आपको पहले भी कहा, शरद मराठे और संजय मरीवाला 2 लोग कौन थे जिन्होंने ये सलाह दी थी कि देश में अभी कोरोना फैला, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने एक बार भी सफाई नहीं दी। मैंने आपको बार बार जब भी आप इस मुद्दे पर डिबेट में आते हो यादव साहब, मैंने इस बात का जिक्र किया है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नोटबंदी डिक्लेयर कंपनी कौन थी और उसका मालिक रॉबर्ट जोरी कौन था? जिसको बैन किया गया था वो पाकिस्तान को नोट कागज और धागा सप्लाई और सही देता था, उसको आपने नोटबंदी के समय 8 कंपनियों के अंदर शामिल क्यों किया? आप उसका कभी जवाब दे पाए? और नोटबंदी से आगे, सुनिए मेरी बात, 1 मिनट रुकिए, अरे रुकिए मैं कह रहा था, अरे सुनिए। और तीसरी बात सबसे बड़ी सुनो, आप यूएस ट्रेड डील कर रहे हो, आपने संसद में चर्चा तो कराते, किसानों पे कुठाराघात कर रहे हो आप, उसका तो आप बोलोगे नहीं। और दूसरी बात मैंने आपसे पूछी थी कि जो बीच में रह गई थी, जो सीडी रेशियो है जिसके अंदर जमा पूंजी 10.8% है, आप लोन 13.16% बांट रहे हो, आखिर कहां जाएगा? जिस दिन मार्केट खराब होगा उसी दिन सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। और आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे पहले वाले की, आपकी प्रधानमंत्री, आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके हस्बैंड प्रकल्प प्रभाकर, उन्होंने कहा था कि यदि आपको आर्थिक नीतियों के बारे में राय लेनी है तो मनमोहन सिंह जी के पास जाइए। आपके वित्त मंत्री है ना निर्मला सीतारमण, और आपके नेताओं पे आरोप कौन लगा रहे हैं? यशवंत सिन्हा लगा रहे हैं, आपके नेताओं पे सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे हैं, और एक जो मधुश्री पूर्णिमा है उसने जो आरोप लगाया उसका भी आप जिक्र कर लीजिए। और सुनिए मेरी बात, और किन किन बलात्कारियों का आपकी पार्टी सहयोग कर रही है उसका भी आपको जिक्र करना चाहिए थे। आप वही तो लोग हो ना, एक मिनट रुके, आप तो, अरे सुनो, आप वही तो लोग हो ना, पहले तो किसान आंदोलन में अरे झूठ का है 3, अरे झूठ तो आप और आपकी पार्टी बोलती है, 3 काले कानून का आप समर्थन कर रहे थे और फिर हटाने के फायदे जवाब लेते हैं, यादव साहब से जवाब लेते हैं। युवराज जाखड़ जी रुकिएगा, यादव साहब से जवाब लेते हैं, यादव साहब से जवाब लेते हैं। सुनिए, कंक्लूड कर दूं, मेरी दूसरी डिबेट शुरू है तो इसलिए कहता हूं। और देश के अंदर 94,000 सरकारी स्कूल सर जी आपने 10 साल के अंदर बंद किए हैं। आप उनके अंदर गरीबों और किसानों के बच्चे, अपने पूंजीपतियों के नहीं पढ़ने थे, तो आप उसका जिक्र करते तो मैं बहुत अच्छा रहता। और जो किसान सम्मान निधि का आपने जिक्र किया, तो महंगा डीजल के नाम पर किसानों से लूटी, उसका भी जिक्र कर दे। और खाद का आप जिक्र करें, हम खाद बांटेंगे, तो सर जी इसका आप स्टोरेज तो रखते हैं। जब आप ये युद्ध छड़े उससे किसान की खाद पे भी तुम्हारा मरी मचेगी ना। ठीक है, आप उसका जिक्र नहीं करें, हाँ। जो जिक्र नहीं करोगे। पर इतना मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ सर जी इनके गोलवर्कर थे, उनकी एक बुक थी वी एंड ओवर नेशन ऑफ डिफाइंड, उसमें साफ लिखा था कि यदि देश में सत्ता आपकी आ जाए तो 95% जनता को गरीब कर देना, देश की संपत्ति 2 या 3 लोगों का तुम कर देना। और आज के अंदर की मोदी सरकार और आरएसएस कर रहा है। ठीक है, यादव साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? जाखड़ साहब बिल्कुल आक्रोशित होकर के आरोप लगा रहे हैं, आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने जितने भी बातें बोली है सारी झूठ परोसी। इन्होंने इनके खुद के शासन की जो बातें वही गिनाई है जो इन्होंने की है। अब मैं इनको बता दूं, सबसे बड़ी अदालत जनता है। अगर इतना ही भ्रष्ट हमारी सरकार होती तो बार बार हम नहीं जीतते। इन तीन शब्दों में ही इनकी सारी बातों का कंक्लूजन है ना। बार बार क्यों जीतते हैं, ये क्यों हारते हैं? अभी सेंचुरी बनाएंगे ये, देखना आप। आसाम, जाखड़ साहब सुन लीजिएगा, सेंचुरी बनाएगी कांग्रेस। तमिलनाडु, ये जो चुनाव आएंगे ना, इसमें अभी सेंचुरी राहुल गांधी जी की, इनके सेंचुरी बन जाएगी। और आप इन सारी चीजों को प्लेट में परोस करके इनको याद करते रहो, बार बार दोहराते रहो। अग्निवीर से कहीं किसी को नुकसान नहीं हुआ। अग्निवीर के बच्चे जितने भी अभी जो निकल करके आए उनको सबको 10%। सुन लीजिएगा भीमराज जी, जवाब सुन लीजिएगा यादव साहब का। अग्निवीर से कोई नुकसान नहीं। दूसरे नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन, क्या बात कर रहे हो आप? अग्निवीर तो इतनी बढ़िया। और इनके बाद में कितने इलेक्शन हो गए, बिहार हार जाते, हरियाणा हार जाते, राजस्थान हार जाते। अग्निवीर कब की नोटबंदी की बात कर रहे हो, उसके बाद में 50 इलेक्शन हो चुके, दो बार उसके पूरे देश के इलेक्शन हो चुके, और सैकड़ों बार विधानसभाओं के इलेक्शन हो चुके। उसमें टिका देती जब भारतीय जनता पार्टी को जनता। भाई साहब, जनता का वोट सबसे बड़ा वोट होता है। कहीं किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद में लिटमस टेस्ट होता है कि सरकार पास है या फेल। आप फेल हो, इसलिए बार बार फेल कर रही है आपको जनता।
और आपके ये झूठ है, झूठ की वजह से ही अभी आपकी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है आपके आह्वान पे। राहुल गांधी आज 1 लाख लोग इकट्ठा करके दिखा दो, हम डिबेट करना छोड़ दें। क्या बात कर रहे हो आप भरोसा खो चुके हो देश में, भरोसा ही नहीं है आपके ऊपर। जहां जा रहे हो वहीं पे हार का मुंह देखना पड़ रहा है। ये बहुत सारी बातें गिनाते 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 ये इसमें दोष है, उसमें दोष है, किसी में दोष नहीं है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ऐसे ही आगे क्या? रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था आपसे देश आजाद हुआ जब से 60 साल तक। आज पूरे देश के अंदर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया और ट्रेन कितनी आधुनिक तरीके से ट्रेनें चल रही है। आज रेलवे स्टेशन जाकर के देखो, जयपुर का रेलवे स्टेशन जैसे तो कोई 5-7 स्टार होटल हो। क्या बात कर रहे हो? ये पैसा ऐसे ही आ गया। आज डीजल का 1 रुपए नहीं बढ़ाया है सरकार ने, ऐसे ही आ गया पैसा। ओपी यादव साहब, जयपुर में आप रहते हैं, जाखड़ साहब भी जयपुर में रहते होंगे, इनको जरा एक बार उस भव्य जो इंप्रूवमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, जिस जयपुर स्टेशन की बात आप करते हैं, इनको नहीं दिखाइएगा, इनको ले जाकर के दिखाइएगा कि ये विकास का मॉडल है, ये हमारी पिंक सिटी है, ये बढ़ता जयपुर है हमारा। पर्सन है, एडवोकेट है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत समझदार है व्यक्ति। कभी दिखाइएगा, कभी जयपुर में इनको दिखाइएगा कि ये विकास है, ये पिंक सिटी का रेलवे स्टेशन है, आज की तारीख में ये भव्य रेलवे स्टेशन है। ये ऐसे ही बन गए क्या साहब? बिना पैसे के बन जाते हैं क्या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर? आज हमारी तारबंदी, जो देशों की जो सीमाएं हैं उनके ऊपर तारबंदी हो रही है, लेजर सिस्टम वहां पे डेवलप हो रहे हैं। आज देश की हमारी आर्मी कितनी सक्षम है। अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे देश की सेना की ताकत हमने दिखाई है। हमारे जो डिफेंस जो सिस्टम, उनकी ताकत दिखाई है। आज देश की डिमांड बढ़ गई हमारे, और कह रहे हैं बजट कम कर दे। बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक है। ओपी यादव साहब, कांग्रेस की दरअसल एक प्रॉब्लम यहां पर महसूस होती है, कई बार वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी इसी इंडिया न्यूज पर जुड़ा है। कांग्रेस के नेताओं से कई बार हम सवाल करते हैं कि एडमिट तो कीजिए। अरे भैया, आप विपक्ष में हैं, आप 5% तो एडमिट कीजिए, आप 10% तो एडमिट कीजिएगा, लेकिन इनका रिप्लाई इस तरीके से आता है कि हमने सब शपथ ली हुई है, हम एडमिट नहीं करेंगे। भला चाहे राजस्थान का होता हो, चाहे राजस्थान के अन्नदाता का होता हो, राजस्थान के युवाओं का होता हो, हम एडमिट नहीं करेंगे, हम वेलकम नहीं करेंगे। खैर, ईश भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ बने हुए, डिबेट को कंक्लूजन की तरफ लेकर के चलते हैं। ओपी यादव साहब का जवाब आपने सुना, भीमराज जी जाखड़ साहब ने क्विट कर दी है डिबेट बीच में। ईश भारद्वाज जी, 87 करोड़ रुपए की जो रकम होती है, मैं समझता हूं कोई छोटी रकम नहीं होती, बड़ी रकम होती है। आज ये जो कृषि सुधारों के लिए जो शुरुआत राजस्थान से हुई, उससे 2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कृषि मंडियों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए 87 करोड़ रुपए एक झटके में दे देते हैं। किसान सम्मान निधि की बात आती है, केंद्र कहती है हम इतना देंगे, राजस्थान की सरकार कहती है इसमें हमारा भी सहयोग मिलेगा। लगातार जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, वो दावे परसेंट पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूरे होते हुए भी दिखाई देते हैं। आप तो किसानों के बीच में रहते हैं, आप गांव ढाणी चौपाल भी जाते होंगे, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बिल्कुल जाते हैं। मैं एक किसान परिवार में हूँ, सारी चीजें समझता हूँ। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या महसूस करते हैं गांव ढाणी में दूर बैठा किसान, क्या अपनी भावनाएं शेयर करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री के इन फैसलों के लिए? ईश भारद्वाज। नहीं, अच्छा महसूस कर रहा है किसान सम्मान निधि में 3,000 रुपए और ऐड किए हैं। सुनिए ना ईश भारद्वाज जी, राजस्थान का किसान अगर इन फैसलों की बुराई करता है, आप खुल करके कहिएगा। ओपी यादव साहब इजी गोइंग सुनेंगे। अगर राजस्थान का किसान तारीफ करता है कि हाँ, राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस तरीके से 87 करोड़ मंडियों के लिए देते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वेलकम बनता है, होना भी चाहिए। जाखड़ साहब की बात समझनी भी होगी। हम दबाव में काम करने वाले मीडिया हाउसेज नहीं, हम सही को सही भी कहेंगे, हम गलत को गलत भी कहेंगे। ओपी यादव साहब सहमत है हमसे? अगर बीजेपी कुछ गलत करेगी तो हम निश्चित रूप से बीजेपी को भी क्रिटिसाइज करेंगे, हम कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करेंगे, हम दबाव बिल्कुल स्वीकार करेंगे सर, जो गलती होगी उसको। हम सब लोग पार्टी विचारधारा के साथ साथ एक नागरिक भी हैं, और सब लोग कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं, जो तीनों लोग यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जाखड़ साहब ने बताया, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। सब चीजों पे बात की जाए, अच्छी बात है, बात हो रही है, लेकिन जिस दिशा में हमारी ये जो चल रही है ना वार्ता, वो सही दिशा में चले, मेरा तो यही कहना है। दूसरी चीज मैं कहूंगा साहब, देखो आजकल जो अभी ये आईडी का जो सिस्टम शुरू किया है, अच्छा है। इससे जो खाद बीज की जो कालाबाजारी होती थी ना, उस पर अंकुश लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक पद्धति, रिसर्च आधारित खेती अपनाने से उत्पादन बढ़ेगा। और दूसरी चीज,
कृषि के पारंपरिक तरीके हैं ना, उससे आज हम देख रहे हैं कि इतना खाद बीज की इतनी रसीली मात्राएं फसलों में आती हैं कि हमारे स्वास्थ्य पे नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं अगर इन चीजों को पारंपरिक खेती की तरफ ले जा रही है और शुद्ध उत्पादन अगर हमको मिलता है, कृषि की क्षमता भी बढ़ती है, फसल पैदावार अच्छी बात है। और दूसरा मैं कहूंगा साहब, सिंचाई की सुविधाओं का जो विस्तार हो रहा है ना ईआरसीपी जैसी परियोजना के माध्यम से, हाँ। इससे क्या हो रहा है साहब, कृषि की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने की निर्णायक भूमिका ये चीजें निभाएंगी। दूसरा, अभी जो 87 करोड़ का जो बात थी उस पे जाखड़ साहब को कहना चाहिए था, अच्छी बात है, मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए जो 87 करोड़ रुपए, जाखड़ साहब नहीं कहेंगे, जाखड़ साहब नहीं कहेंगे, जाखड़ साहब कहते हैं कि इससे शपथ ली हुई है, हमने शपथ ली हुई है, राजस्थान का भला हो ना हो, हमने शपथ ली है, हम वेलकम नहीं करेंगे। जाखड़ साहब ने शपथ ली हुई है, हम वेलकम नहीं करेंगे। और किसानों की आय स्थिर होगी, किसानों की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। और सहकारी संघवाद का जो मॉडल है ना, जिससे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर योजना बनाती हैं और लागू करती हैं कृषि क्षेत्र में, उन चीजों से किसानों की आय सुनिश्चित होगी, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आजकल डिजिटल, वैज्ञानिक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कृषि को आगे बढ़ाया जा सकता है और किसानों को आत्मनिर्भर और लाभकारी तरीके से योजनाएं देके उनको उस स्थिति में लाया जा सकता है कि किसान आत्मनिर्भर हो। जैसा वो साथ कह रहे थे योजना, जैसा वो कह रहे थे ना 14% का ब्याज हो गया साथ, उनको एक चीज और भी समझनी चाहिए। आज जो महंगाई का जमाना चल रहा है, इस महंगाई के जमाने में किसान की जमीन की जो वैल्यू है ना, उस हिसाब से क्रेडिट कार्ड की लिमिटें भी बहुत बड़ी है। उससे किसान को ये फायदा हो रहा है कि वो सेठ साहूकारों के पास जाने की जगह अपनी जो कृषि से संबंधित आवश्यकताएं, और मैं कहता हूँ पारिवारिक आवश्यकताएं, उनको भी वो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपयोग में लेके अपनी पूर्ति कर रहा है। तो 3 रुपया 5 रुपया सैकड़ा ब्याज ना लेके उस व्यक्ति को 12%, ₹1.25, ₹1.5, ₹1.25 मैं कहता हूँ, ₹1 उस पे अगर उसका काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे जो ब्याज के साहूकार है ना, उस पर भी बहुत अंकुश लगा है। तो इतनी चीजें अच्छी चल रही हैं और जो डिजिटल चीजें हो रही है ना, वो बहुत अच्छा है। शुक्रिया इस बार का जी, शुक्रिया ओपी यादव साहब, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। जाखड़ साहब आपका भी शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं और आज राजधानी जयपुर में जिस तरीके से ये शुरुआत हुई, किसी कृषि के क्षेत्र में नई पहल की नई शुरुआत, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के यदि इसी तरीके से अन्नदाताओं के हित में फैसले लेते रहें, नई योजनाएं आती रहें, तो निश्चित रूप से प्रदेश के अन्नदाताओं का, देश के अन्नदाताओं